Hello friends, welcome to Let's Crack UPSC CSE. This is me, Dr. Siddharth Arora. And friends, welcome to day two of this 365 day series. हमने day 1 में किया था the arrival of East India Company all the way till Government of India Act 1858 यानी कि First War of Independence तक किया था. आज हम Government of India Act 1858 से आगे चलेंगे and all the way till Indian Independence Act 1947. तो I hope you are getting huge advantage of the series. ये प्रॉपर हैंड होल्डिंग सीरीज है जिसमें हम ओल्ड स्कूल बट गोल्ड स्कूल था वो. ओके, दैट स्कूल मेथोडोलॉजी को यूज करेंगे जिसमें डिसिप्लिन होगा, जिसमें एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन होगी. करना क्या है, मैं हर सीरीज में हर क्लास में तुम्हें बताऊंगा कि नेक्स्ट टॉपिक क्या करेंगे. इस तरह से हम 365 डेज करते चले जाएंगे. मेक श्योर कि तुम सब लोगों ने, जिन जिन लोगों ने मेरे वीडियोस वॉच किए हुए हैं, मेरी क्लासेस अटेंड किए हुए, अपने अपने नोट्स रिवाइज करके आओ. मेक श्योर दैट यू गेट फुल रिविजन आउट ऑफ दिस. ये इंपॉर्टेंट है दैट यू क्रिएट अ डिसिप्लिन, एन आयरन क्लैड डिसिप्लिन, जिसके बिना इट इज इम्पॉसिबल टू क्लियर दिस एग्जाम. सो ये फर्स्ट टाइम ऑन एन अकेडमी एक 365 डे का स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस सीरीज है फॉर योर प्रिपरेशन. तो ऑफ कोर्स आई होप यू नो मी. I am Dr. Siddharth Arora. I'm a practicing advocate in the Supreme Court of India and Unacademy पे मुझे सिड लाइव नाम से जाना जाता है. ये मेरा रेफरल कोड है. अगर तुम Unacademy सब्सक्रिप्शन लेते हो तो मेक श्योर दैट यू यूज द रेफरल कोड सिड लाइव. एंड ये सर बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वो ओल्ड एंड गोल्ड स्कूल से बिलोंग करता है. ये तरीका जब हमारी मम्मी पापा हमें पढ़ाते थे, जब हमारे टीचर्स हमको डांटते थे कि तुम्हारा क्लास वर्क नहीं हुआ, तुम्हारा होमवर्क नहीं हुआ, यूनिट टेस्ट होते थे, फीडबैक होता था, डायरी में नोट आ जाता था अगर होमवर्क नहीं करो. लेकिन हम लोग ने धीरे धीरे जैसे जैसे हम सो कॉल्ड बड़े हो गए, हमने सोचा ये सब बेकार की बातें हैं, हम खुद कर लेंगे. किसी दिन हम 4 घंटे पढ़ेंगे, किसी दिन हम 10 घंटे पढ़ेंगे, किसी दिन हम पढ़ेंगे नहीं, कभी 1 महीना हो जाएगा तो हम पढ़ेंगे नहीं, जब मेरा मूड होगा तब पढ़ेंगे. इसकी वजह से तुम्हारे परफॉर्मेंस इज गोइंग टू pathetically and very adversely affected by this kind of indiscipline. मैं ये होने नहीं दूंगा. अगर तुम सीरियस हो, 1% सीरियस हो ऑफ योर प्रिपरेशन, तो पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन को तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा फॉर द नेक्स्ट 365 डेज. हर दिन होगा. क्या होगा सर? हर दिन, एवरी डे देयर विल बी शेयरिंग ऑफ नॉलेज. मेरा सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक समराइजेशन होगा. मेरा इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये समराइज कराना, टू इंश्योर कि तुम्हें पता ना कि पिटफॉल्स कहां पर है, कितना पढ़ना है, कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. अपडेट्स एंड न्यू डेवलपमेंट्स, को सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, पार्लियामेंट्री लॉ, कुछ भी इंटरनेशनल रिलेशन में चेंज हो रहा है, कोई नई पॉलिसी आ रही है, कोई नया स्कीम्स आ रहा है, आई विल शेयर इट विद यू. मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं तुमसे फीडबैक लूंगा. अगर तुम वाइज हो, अगर तुम रिस्पॉन्सिबल हो, अगर तुम 1% सीरियस हो अपने करियर के लिए, तो मेक श्योर दैट यू आंसर मी इन द फीडबैक. तो जिस तरह से मैं तुम्हें आज फीडबैक पूछा हूं कि क्या तुमने कल का रिवाइज किया, तो आई वॉन्ट यू टू पुट इट इन द कमेंट्स, येस और नो. बी वेरी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. अगर तुम एक दिन का एक छोटा सा टॉपिक भी नहीं रिवाइज कर सकते, देन यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर करियर. आई डोंट want you to be careless about your career. Keep your spirits very high. Very important. तो आज आया है डे 2. हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स हम कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन हम नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं हम? फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 टू इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. तो हम वहां तक करेंगे. तो इनफैक्ट ये हमारा हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा. तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्राउन राज. प्लीज मेक श्योर दैट यू ओपन योर नोट्स. जो मैंने वीडियोस तुम्हें पढ़ाया हुआ है, जो मेरी क्लासेस अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे तुमने देख ली है, प्लस क्लासेस तुमने अटेंड कर ली है, मेक श्योर दैट यू हैव योर रनिंग नोट्स राइट इन फ्रंट एंड लेट्स सेट एंड गो. रूल ऑफ द ब्रिटिश स्टार्ट हुआ. क्राउन राज कैसे स्टार्ट हो गया सर? वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में ब्रिटिशर्स करीब करीब बच गए, बिल्कुल क्लोज से बच गए, वरना हम उसी टाइम आजाद हो जाते. लेकिन फॉर सम unfortunate things happening, Britishers were able to dominate us during the first war of independence. लेकिन उन लोगों ने अपना सबक सीख लिया. They decided to pass the law called as the Government of India Act 1858. इस एक्ट को एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला गया. हम लोग को लगा कि ये लोग हमारे लिए भला कर रहे हैं, ये लोग कुछ हमारे लिए भला नहीं कर रहे थे, ये लोग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीमलाइनिंग कर रहे थे. ये मैंने पढ़ाया हुआ है. मेक श्योर दैट यू वॉच दैट. लेकिन इन्होंने एक इंपॉर्टेंट स्टेप कर दिया. क्वीन विक्टोरिया को हमारा Empress of India was proclaimed. This is a very important step. Why?
बिकॉज इसी की वजह से गवर्नर जनरल का ऑफिस अबॉलिश हो गया एंड इंस्टेड वाज रिप्लेस्ड बाय वाइसरॉय। सब फर्क क्या है बेटा, वाइसरॉय जो होता है वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन होता है। इन अदर वर्ड्स एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने का प्लान बनाया गया। सो इट वॉज एडेड दैट एक रिस्पॉन्सिबल, एक आंसरेबल गवर्नमेंट बनाई जाएगी। उसके लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया गया जिसका हेड और द चेयरमैन वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, जो वो कैबिनेट मिनिस्टर रैंक ऑफिसर था। ऑल द पावर्स, तुम्हें याद होगा जो डबल गवर्नमेंट में थी ड्यूरिंग द पिट्स इंडिया एक्ट, वो सारी की सारी पावर्स एक ही ऑफिस में वेस्ट कर दी गई एंड दैट वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को बॉडी कॉर्पोरेट बना दिया गया। व्हाट डज दैट मीन? दैट ही कैन बी सूड एंड ही कैन सू यू अगेंस्ट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर था कि फॉर बोथ हिज एक्शंस इन इंडिया एज वेल एज इन इंग्लैंड, ये मैंने तुम्हें बहुत डिटेल में किया हुआ है, मेक श्योर दैट यू आर पार्ट ऑफ इट। सो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से दुनिया बदल गई होनी चाहिए, कुछ नहीं बदली माय फ्रेंड्स, बिकॉज ये केवल ब्रिटिशर्स ने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीमलाइनिंग के लिए किया था। देयर वाज नथिंग मच चेंजिंग ऑन ग्राउंड्स। लेकिन जो फर्स्ट वाइस रॉय था लॉर्ड कैनिंग, उसको आइडिया हो चुका था कि अगर इंडियंस या इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस नहीं लाए गए तो देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ एक और बार इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको वो लोग म्यूटिनी बोलते थे, वो रिपीट हो जाएगा। तो उसने पास करना स्टार्ट किया व्हाट इज कॉल्ड एज इंडियन काउंसिल्स एक्ट, और द फर्स्ट इंडियन काउंसिल्स एक्ट वाज 1861। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वाज दैट इंडियंस वर ब्रॉट एज द सो कॉल्ड अनऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये पहली बार ऐसा हुआ था। राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव को फर्स्ट टाइम द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के फॉर्मेशन में रखा गया था, लेकिन उसको कोई पावर नहीं दी गई थी बिकॉज दे वर नॉमिनेटेड बाय द वाइसरॉय। ऑल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर तुम्हें याद होगा तो एक्ट ऑफ 1833 में जो सेंट्रलाइजेशन हुआ था उसका फर्स्ट टाइम डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ। इन अदर वर्ड्स लेजिस्लेटिव काउंसिल को दोबारा एस्टैब्लिश करना स्टार्ट किया गया। And the portfolio system of Lord Canning, the ordinance system of Lord Canning was also introduced in 1861. तो कहीं ना कहीं इंडियन काउंसिल्स एक्ट वाज अ गुड चेंज। अगर तुम नोटिस करो तो ये इंडियन वर्ड से जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट था, इट वाज टेकिंग द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ व्हाट आर कॉल्ड एज लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। 1885 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई और उनके ही प्रेशर में इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप था। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को बढ़ा दिया गया था। अब ना सिर्फ नॉमिनेशन बाय वाइसरॉय हुआ था, अब यूनिवर्सिटीज, ट्रेड यूनियन, जमींदार एटसेट्रा विल आल्सो बी एबल टू सेंड मेंबर्स टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। 1892 का एक्ट कुछ मामलों में बहुत ज्यादा एडवांस था, जैसे नाउ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स कुड डिस्कस द बजट। दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट and the entire situation was that we are increasing the power of legislative council vis-a-vis executive council। तो यहां पर 1892 में एक इंपॉर्टेंट स्टेप हो चुका था with regards to the legislative council could discuss budget। ये क्वेश्चन आता है, लेकिन जो मेजर चेंज आया वो आया इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 से। कुछ और चीजें याद रखना that 1861 से numbers of members of the legislative council also kept on increasing from 6 to 16 and by the way हम पहुंच गए इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 तक, तब तक मेंबर्स हो चुके थे 60। और इसको ज्यादातर याद किया जाता है एज द मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स, जिसमें फॉर द फर्स्ट टाइम एवर एक अजीब कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया विच वाज द सेपरेट इलेक्टोरेट और द कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम। ये एक पॉलिटिकल मूव था जो ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के लिए किया था। ये सब मैंने किया हुआ है। I hope you are looking at those notes and it should come to you like a story। एक बिल्कुल स्टोरी की तरह तुम्हारे ब्रेन में होना चाहिए, जिस तरह से मैंने तुम्हें पढ़ाया था। सो इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 में द सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम फॉर मुस्लिम्स विच वाज अपीसमेंट पॉलिसी, तुष्टिकरण की पॉलिसी इनिशिएट की गई। इंडियन काउंसिल्स एक्ट के इस स्टेप की वजह से लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम इन इंडिया बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट स्टेप था ऑफ इंडियन काउंसिल्स एक्ट। एक तरह से इंडियन काउंसिल्स एक्ट सक्सेसफुल थे बिकॉज लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एस्टैब्लिश हो चुकी थी, लेकिन वी वर नोवेयर क्लोज टू बिकम इंडिपेंडेंट एंड देन केम द ग्रेट महात्मा गांधी। महात्मा गांधी अंडरस्टूड दैट सम स्वीपिंग चेंजेस मस्ट बी मेड और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वाज द स्पिरिट फॉर्मेशन ऑफ फेडरेशन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स पास होने के लिए सबसे पहले पास हुए व्हाट आर कॉल्ड एज मोंटाग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, और मोंटाग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स की वजह से पास हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919।
अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का प्रियम्बल देख लेंगे ना, तो उसमें था प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड द आइडिया वाज हियर that we want more and more Indians in every branch of administration and the formation of self-governing institutions. ऑन पेपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ब्रिटिशर्स ये प्रॉमिस कर रहे थे कि वो कहीं ना कहीं हमको बाई कैमरलिज्म देंगे, हमको डिवीजन ऑफ पावर देंगे ताकि हम इंडिया का फेडरेशन बना सकें. बट ये दिस वॉज नॉट हैपनिंग बिकॉज इंस्टेड ऑफ गिविंग अस ट्रू डिवीजन ऑफ पावर उन्होंने दे दिया डायआर्ची which was dividing the powers. लेकिन वो डिवीजन ऑफ पावर नहीं थी, वो कुछ अजीब सी पावर थी जिसमें वाइसरॉयस लिस्ट एंड प्रोविंशियल लिस्ट अलग अलग रखा गया, एंड ऑफ कोर्स उसमें भी रिजर्व लिस्ट एंड ट्रांसफर्ड लिस्ट थे, एंड दैट इज व्हाई इट वाज नॉट ट्रू डिवीजन ऑफ पावर. एंड दिस इज द रीजन व्हाई क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 फेल्ड टू फॉर्म अ फेडरेशन. Certainly had to fail to form a federation, and because of the retaliation of or failure of government of India Act 1919, the then Congress and Mahatma Gandhi की leadership में, of course, we launched what is called as the non-cooperation movement. लेकिन non-cooperation movement obviously was because of Chauri Chaura incident. थोड़ी देर के लिए it was suspended, and then came in 1927 the Simon Commission. Simon Commission 1927 में आया, उसने 1930 में अपनी रिपोर्ट दी. The 1930 की Simon Commission report plus the Gandhi-Irwin Pact and the 3 round table conferences के बाद व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पास किया गया, और उसकी वजह से द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट पास किया गया, एंड दैट वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. आई होप तुम्हें ये सब कुछ याद हो रहा है और तुम्हें तुम्हारी आंखों के सामने वो सब पूरी स्क्रीनशॉट जैसे जारी होगी, बिकॉज ये हम लोगों ने बहुत डिटेल में किया. फॉर दोज ऑफ यू हु हैव येट नॉट डन दिस, please make sure that you watch those recorded videos and watch them all. Okay, make sure that you take written notes. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में पहली बार एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का एम पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाता, लेकिन द प्रॉब्लम वाज दैट द प्रिंसली स्टेट्स ने मना कर दिया. बट थैंकफुली द ब्रिटिशर्स ने फॉर द फर्स्ट टाइम फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट, जिसको आजकल हम लोग यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के नाम से जानते हैं, हमें ट्रू डिवीजन ऑफ पावर दे दी, एंड इन फैक्ट हमें बाई कैमरलिज्म भी दे दी. ये मैंने इसको येलो में क्यों मार्क किया है, बिकॉज ये बहुत बार कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेजिडुअरी पावर्स कहां पे गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में. इट वाज हैंडेड ओवर टू द वाइसरॉय. सो यहां तक तो स्टेप हो गया, लेकिन सर फेडरेशन तो बना नहीं. बिल्कुल सही बात है, फेडरेशन बना नहीं बिकॉज प्रिंसली स्टेट्स यानी कि रजवाड़ा ने मना कर दिया. तो फिर क्या हुआ, तो फिर एक इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हिस्ट्री में इवेंट हुआ. एडोल्फ हिटलर की वजह से जर्मनी ने, सो कॉल्ड द नाजी जर्मनी, अटैक्ड द यूरोपियन पावर्स, एंड they wanted to start what is called as, and they were successful in starting in 1939 what is called as the Second World War. ब्रिटिशर्स को पहली बार अपने सर्वाइवल की टेंशन होने लग गई, नॉट ओनली इन यूरोप बट ऑल्सो इन एशिया, जहां पे जापान वाज राइजिंग एज एन इंपीरियल पावर. तो उन्होंने लॉर्ड लिनलिथगाउ को बोला कि गिव व्हाट इज कॉल्ड एज द ऑगस्ट ऑफर ऑफ 1940. 8 अगस्त 1940 को यह ऑफर दिया गया, एंड बोला गया कि वी आर प्रिंसिपली एक्सेप्टिंग the concept of giving dominion status to India, लेकिन India must join the war. बहुत सारी, आई होप तुमने तो उसको हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, इंडिविजुअल सत्याग्रह एक्सेट्रा, बट फाइनली इंडिया joined the war, and India joined the war on the behalf of the Britishers. Now उस दौरान तक विंस्टन चर्चिल, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, ने वॉर कैबिनेट बना लिया था, और नाउ टू मेक श्योर दैट 1940 का ये प्रिंसिपल एक्सेप्टेंस will now be concretized, a mission was sent, a cabinet mission was sent, which was called as the Cripps mission. Cripps mission came in 1942 इस प्लान के साथ कि वो देंगे वही प्रॉमिस जो अगस्त ऑफर में दिया गया था, that is to make India a dominion, in other words give us a constituent assembly. लेकिन उन्होंने एक कंडीशन रख दी. कंडीशन क्या रखी कि both the Muslim League and the Indian National Congress must agree to it. Muslim League led by Muhammad Ali Jinnah decided, no, we won't accept this. We will go for a separate dominion called as Pakistan. Congress and Mahatma Gandhi and the rest of the leaders of the Congress, they did not agree to that. They wanted an undivided India. Cripps mission fail hua, and because Muslim League certainly did not accept, but because of this huge event or a bada important opportunity 1942 में चली गई, and because of this Mahatma Gandhi launched what is called as the Quit India movement exactly 2 years after the August offer. Quit India movement was a very very successful model. तुम्हें मालूम होगा वो करो या मरो या do and die. It was very very strong. Second,
Britishers were facing quite a bit of problems because of the financial and the military battle which was happening in Europe because of World War II. 1945 में जब ये हो गया तब तक ब्रिटिश हार्डली उतनी स्ट्रॉन्ग कंट्री रही थी जो कि वर्ल्ड वॉर 2 से पहले थी. एंड दैट इज वाई they sent what is called as the second cabinet mission of 1946. The second cabinet mission फिर से वही प्रपोजल लेकर आया कि let us form a dominion और उसके लिए तुम्हें एक इंटरिम गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी. 1946 की ये कॉन्सेप्ट में भी ये याद रखना कि सेकेंड कैबिनेट मिशन ऑल्सो डिड नॉट एक्सेप्ट पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट. However, we went for what is called as the elections of a constituent assembly. 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट सेशन हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का. आई होप तुम्हें वो वीडियो पूरा दिखता हुआ चले जा रहा है. ओके, सो आई एम जस्ट गेटिंग यू बैक इनटू दैट ग्रूव. एंड देन केम 3 जून 1947, जिस दिन लॉर्ड माउंटबैटन ने he unraveled what is called as the Mountbatten Plan. इसे 3 जून प्लान भी बोलते हैं. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम ever, the partition of India or partition of British India was accepted. In other words, the division of India into India and Pakistan was accepted by the Mountbatten Plan. और इसी को फाइनली लेजिस्लेटिव फंक्शन देने के लिए दिया गया, वो बनाया गया द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, जो 5 जुलाई 1947 को इंट्रोड्यूस किया गया एंड 18 जुलाई 1947 को इसको पास कर दिया गया. 18 जुलाई 1947 को जब ये पास कर दिया गया तो इसका प्रोविजन था फॉर द सेटिंग अप इन इंडिया ऑफ इंडिपेंडेंट डोमिनियंस टू सब्स्टिट्यूट अदर प्रोविजंस फॉर सर्टेन प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. And on the appointed day of 15th August 1947, the British India shall be divided into 2 independent dominions. One shall be called as India, the other one shall be called as Pakistan. This was passed on 18 July 1947. And as decided by Indian Independence Act 1947, 15th August 1947, we became independent. This is the end of historical underpinnings. ऐसे स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ताकि तुम्हें एक एक चीज कम से कम रॉक सॉलिड मेथड में पढ़ने के लिए पहले रॉक सॉलिड बिल्डिंग स्ट्रक्चर हो जानी चाहिए. इसके अंदर के डिटेल्स हमने बहुत ज्यादा डिटेल में किए हुए हैं in the videos. Watch those videos, make running notes and get ready for big concept. सर इसमें पढ़ना क्या है? कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स इसमें पढ़ने पड़ेंगे तुम्हें. फेडरेशन का कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आना चाहिए. व्हाट इज डिवीजन ऑफ पावर, ये तुम्हें समझ में आना चाहिए. ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं. व्हाट इज डोमिनियन, व्हाट इज इंडिपेंडेंट, ये सारे स्ट्रक्चर्स तुम्हें मालूम होने चाहिए. व्हाट वाज द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ इंडियन काउंसिल्स एक्ट, what is the responsibility of or what was the bad things about communal electorate system, and सबसे important एक एक लॉ, एक एक एक्ट की एक एक कंट्रीब्यूशन तुम्हें मालूम होनी चाहिए मुंह जुबानी. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन इज वेरी फॉन्ड ऑफ आस्किंग दिस क्वेश्चन. तो अरे सर क्या अभी? बिल्कुल अभी बेटा. आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अभी होगी. पेन पेपर ले लो, मेक श्योर दैट यू राइट द आंसर. सर पूरा आंसर लिखेंगे? नहीं बेटा, जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसके टॉप 5 पॉइंट्स, जो तुम्हें लगता है टॉप 5 पॉइंट्स तुम लिखोगे ना चाहोगे इन योर एग्जाम, इलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है, उनको कमेंट्स में डाल दो. 5 मिनट मिलेंगे तुमको ये 5 पॉइंट्स लिखने के लिए. ऑलराइट, क्या क्वेश्चन है? What was the contribution of Indian Councils Act in the evolution of parliamentary system in India? क्या बात कर रहे हो बेटा, ऐसे पढ़ते हैं पॉलिटी. अब सुन लिया, कथाएं थोड़ा चल रही है, बॉलीवुड की मूवी थोड़ा चल रही है. नाउ यूटिलाइज व्हाट यू हैव लर्न्ड. राइट योर 5 टॉप पॉइंट्स हियर राइट नाउ. यू हैव 5 minutes. आई एम वेटिंग फॉर योर 5 minutes. What was the contribution of Indian Councils Act in the evolution of parliamentary system in India? सारे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 तुम्हें मालूम होने चाहिए.
व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन काउंसिल्स एक्ट? तो तुम्हें मालूम होना चाहिए पार्लियामेंट्री सिस्टम होता क्या है। इंडियन काउंसिल्स एक्ट से पहले क्या स्ट्रक्चर था? इंडियन काउंसिल्स एक्ट के तीनों इंडियन काउंसिल्स एक्ट में क्या क्या धीरे धीरे ऐड किया गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। यू हैव अबाउट 2 मिनट्स टू गो। टॉप 5 पॉइंट्स लिखो, टॉप 5 पॉइंट्स। एग्जामिनर हमेशा इंप्रेस होता है। फर्स्ट पॉइंट शुड बी वेरी वेरी इफेक्टिव। ओके, तो यू शुड ऑल्सो राइट योर फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। About 1 minute to go. टॉप 5 पॉइंट्स, एलैबोरेट करने की जरूरत नहीं, जस्ट राइट द टॉप 5 पॉइंट्स। ओके, आई थिंक दैट इज इनफ। ओके, तो तुम लोग ने क्या लिखना है? तो ऑब्वियसली तुम लोग यहाँ पे पहले लिखोगे द नंबर ऑफ मेंबर्स, जैसे जैसे इंक्रीज होते गए, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियंस, देन पावर। ओके, कब तुम लोग यू हैड सम पावर्स, कब तुम अनऑफिशियल पावर्स थे। ओके, व्हेन कैन यू स्टार्ट डिस्कसिंग बजट, व्हेन कैन यू हैव स्टार्टेड आस्किंग सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस विल बी रिलेटेड टू द पावर्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो the role of the viceroy, okay, or the governor general as the case may be, जिसको तुम इसको पूछ सकते हो कि what was this, and of course the division of powers and the federalist, unionist, etc etc. These are very important topics जो तुम्हें मालूम होने चाहिए with regards to Indian Councils Act. याद रखना है इंडियंस की contribution as well as the development of legislative council and answerability to the legislature is very 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 important. तो होमवर्क भी दोगे सर? बिल्कुल सही बात है बेटा, होमवर्क भी मिलेगा और बड़ा खूंखार होमवर्क मिलेगा। मेक अ सीक्वेंशियल एवोल्यूशन ऑफ द इंपॉर्टेंट चेंजेस बाय द एक्ट्स बिगिनिंग फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 टिल इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। मतलब क्या सर? मतलब जितने लॉस बने थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से लेकर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, उन सबको अलग अलग पेजेस पे लिखो और जैसे जैसे मैंने से पढ़ाया हुआ है उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो एंड स्टार्ट कनेक्टिंग देम। यू शुड बी एबल टू कनेक्ट हिस्ट्री विद फिलोसफी एंड द मॉडर्न पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये तीनों चीजें कनेक्शन होना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है तो उन रिकॉर्डेड वीडियोस को देखो जो हम लोगों ने किया हुआ है। यू शुड बी एबल टू कनेक्ट। ओके, यहां पर कभी कभी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस होमवर्क, वरना सिर्फ पढ़ते रहोगे। सिर्फ रीडिंग से कुछ नहीं होने वाला माय फ्रेंड। सिर्फ 50% काम इससे होता है। आंसर राइटिंग एंड एमसीक्यू से रेस्ट ऑफ दिस 16.7% एंड 33.3%, यानी कि आधे काम में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड रिवीजन होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, ऐसे फर्स्ट रीडिंग करते हो, सोचते काम हो जाएगा। अरे ऐसे थोड़ा क्रैक होता है एग्जाम। मेक श्योर दैट यू रिवाइज दिस पार्ट। कल ये पूरा टॉपिक रिवाइज होना चाहिए बिफोर वी स्टार्ट द न्यू टॉपिक। मैं तुमसे पूछूंगा एंड आई होप एंड गेट एन एक्सपेक्टेड टू गेट फ्रॉम यू एन ऑनेस्ट आंसर। दोज ऑफ यू जिन्होंने अभी तक अनअकैडमी या प्लस क्लासेस नहीं ली है, डोंट अननेसेसरली वेस्ट योर टाइम। If you think that you can do it by yourself, that's a different issue. But in most cases, people need help. Then this is Unacademy subscription is available to you. बहुत ही काम की चीज है तुम्हारे लिए। Best of the educators are available on this platform. All the subjects, polity, governance, international relation, history, etc., all the way from prelims, all the way till the interview section, तुम्हारे पास Unacademy का साथ रहेगा till the last day of your preparation. It is a very reasonable subscription also, 1 year. जो लोग मेरे friends 2020 में attempt कर रहे हैं या 21 में attempt कर रहे हैं, take a 1 year course which is available for 44,000. लेकिन 44,000 तुम्हें नहीं देना my friends. You will get, the moment you use the code SEDLIVE, you will get an immediate 10% discount and 39,600 में you're welcome to these courses. Those are my friends जो लोग 2021, 22, 23 या for that matter उसके बाद भी दे रहे हैं एग्जाम, take a बच्चे 2-year course which is available for 64,000. इसमें भी use my code SIDLIVE, SIDLIVE, and you will get a 10% discount and 57,600 में तुम्हें ये कोर्स मिल जाएगा. Don't waste your time. You are a wise gang of students. Take this decision, but take your decision now. कल क्या करेंगे? कल हम preamble of the Constitution of India करेंगे, इसलिए सारे नोट्स पढ़ के आना. Make sure that you watch those videos जो हम लोगों ने प्लस क्लासेस में किया है.
और उसके रिटन नोट्स होने चाहिए तुम्हारी आंखों के सामने. सेम टाइम आई विल सी यू टुमारो. And in the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless and thank you.